Welcome to Parth Vidyapeeth online classes. Myself Dr. Dharika. Today we start new topic of blood, coagulation of blood. Coagulation, the blood is sad, it loses its fluidity in a few minutes and sets into a semi-solid jelly. This phenomenon is known as coagulation of blood. क्या होता है ये coagulation of blood? आप लोगों ने देखा होगा कभी जब चोट लग जाती है, इंजरी होती है तो क्या होता है, हमारी एंडोथीलियम डैमेज हो जाती है। एंडोथीलियम जब डैमेज होती है तो आपने देखा होगा यहाँ से ब्लड निकलने लगता है, ब्लड निकलता है। तो ब्लड किस फॉर्म में निकलता है? लिक्विड फॉर्म में ब्लड निकलता है। बट आफ्टर फ्यू मिनट्स आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि वो जो ब्लड है एक जेली लाइक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा सा वहाँ ऐसा हो जाता है, क्लॉटिंग बन जाती है और ब्लड फ्लो होना रुक जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्लड क्या लूज कर रहा है, अपनी फ्लूइडिटी को खो रहा है, ब्लड अपनी फ्लूइडिटी को खो रहा है और एक सेमी सॉलिड जेली लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। द क्लॉट इज फॉर्म्ड बाय द नेटवर्क ऑफ फाइन फिब्रिन थ्रेड्स in which the cells are entangled and platelets are adhere to it। ये होता कैसे, ऐसा क्या हो जाता है कि चोट लगने के बाद क्लॉटिंग बन जाती है। आप लोग ये भी तो कहोगे फिर सर ऐसे तो हम कभी भी अगर ब्लड जैसे ही अगर बॉडी के बाहर निकल रहा है, सर्कुलेशन से बाहर निकल रहा है तो कोएगुलेट हो रहा है, तो ऐसे तो कभी भी सैंपल ही नहीं ले पाएंगे फिर, क्योंकि सैंपल लेंगे तो कोएगुलेट हो जाएगा। नो, क्यों? क्योंकि उसमें जब हम सैंपल लेते हैं टेस्ट करने के लिए तो उसमें एंटी कोएगुलेंट ऐड करते हैं, जिस वजह से उसका कोएगुलेशन नहीं होता। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे ये कोएगुलेशन हो रहा है, क्योंकि जब भी चोट लगी, एंडोथेलियम डैमेज हुआ, वहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये नेटवर्क ऑफ फाइन फिब्रिन बन जाते हैं। फिब्रिन क्या होते हैं, थ्रेड लाइक, एक जेली लाइक मटेरियल होता है ये, सॉरी नेट लाइक मटेरियल, ये इस तरीके से इसको बोलते हैं फिब्रिन। पतले पतले धागों का नेट वो होता है ना, जैसे कि हम किसी जानवर को पकड़ते हैं तो नेट में पकड़ते हैं ना, नेट लगा के, या फिर किसी कोई नाली है वहाँ कचरा अगर फंस जाता है तो उसके ऊपर कचरा पानी निकल रहा है तो हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एक जाली लगा देते हैं, जिससे क्या होता है सारा कचरा उसमें फंस जाता है, पानी निकल जाता है। तो सेम वही फिब्रिन क्या होता है, फिब्रिन एक थ्रेड लाइक नेटवर्क होता है जो कि उस टूटे हुए स्पेस में आ जाता है। उस टूटे हुए स्पेस में आया तो क्या हुआ, वहाँ पर जाके सारे ब्लड सेल्स जो हैं वो फंस जाएंगे और प्लेटलेट्स जाके उनसे चिपक जाएंगे। जब इसमें सारे ब्लड सेल्स इसमें चिपकेंगे और प्लेटलेट्स वहाँ चिपक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड और ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो अच्छे से समझ आ गया होगा कोएगुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है। जब भी कहीं चोट लग जाए तो जब ब्लड जो निकलता है वो लूज फॉर्म में निकलता है, लिक्विड फॉर्म में, बट आफ्टर सम टाइम वहाँ पर एक क्लॉट बन जाता है। क्या बन जाता है, क्लॉट बन जाता है, उसको हम बोलते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, क्या क्या फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड अकर्स थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शन ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस। सॉरी, ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं, मीन्स इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं जिस वजह से ये क्लॉटिंग होती है उसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। द सब्सटेंस नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग आर कॉल्ड क्लॉटिंग फैक्टर। तो ये जो फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ध्यान रखने वाली बात है कि जो सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, मीन्स ऐसा नहीं है कि पहले कोई दूसरी सीरीज़ हो जाए, उसके बाद कोई पहले फोर्थ सीरीज़ हो जाए, फिर सेकंड हो जाए, फिर फर्स्ट हो जाए, फिर लास्ट हो जाए तो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी सीरीज़ हैं वो कैसे होती है, एक सीक्वेंस में होती है, आगे पीछे नहीं होती। और इसमें जो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड बनाने के लिए, ब्लड को कोएगुलेट करने के लिए, ब्लड की क्लॉटिंग करने के लिए जो सब्सटेंसेस ज़रूरी हैं, हमें जिन सब्सटेंस की हमें ज़रूरत पड़ती है उनको बोलते हैं हम क्लॉटिंग फैक्टर। 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से ब्लड की क्लॉटिंग होती है। आपको तो ये पता है कि खून निकला और थोड़ी देर से कोएगुलेशन हो गया, वहाँ पे जम गया, उसको हम बोलते हैं कि ब्लड क्लॉट हो गया। लेकिन उस ब्लड क्लॉट होने में 13 फैक्टर्स जो हैं ज़रूरत पड़ती है, हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, 13 फैक्टर की।
coagulation of blood occurs through a series of reactions due to activation of group of substances. These substances necessary, the substance necessary for the clotting are called clotting factor. I think इतना समझ आ गया होगा सबको कि what is coagulation of blood and factors involved in blood clotting. तो ये हैं वो 13 फैक्टर्स जो ब्लड क्लॉट करवाते हैं। ये जो फैक्टर्स हैं ये जिन्होंने प्रूव किए हैं उनके नाम के अकॉर्डिंग इनके नाम रखे गए हैं। अब आप कहेंगे कि ये 13 फैक्टर्स जो हैं क्या इसी सीक्वेंस में इनका एक्टिवेशन होता है, क्या इसी सीक्वेंस में इनकी ज़रूरत पड़ती है? नहीं, सीक्वेंस अलग है इनका। जब हम चार्ट पढ़ेंगे तो सीक्वेंस अलग है। क्लॉटिंग फैक्टर में इन्वॉल्व हो सकता है पहले कोई दूसरा इन्वॉल्व हुआ हो, कोई फिर लास्ट हो, तो वो भी हम देखते हैं कौन सा हुआ है। सीक्वेंस जो है वो अलग अलग हुए हैं, लेकिन ये जो है 13 इनको आपको लर्न करनी है तो आपको बिल्कुल नाम से ही लर्न करने हैं, मतलब बिल्कुल इसी सीरीज़ में याद करने हैं। अगर आ जाए कि फोर्थ क्लॉटिंग फैक्टर का नाम क्या है तो आपको कैल्शियम ही लिखना है। ऐसा नहीं कि आप फोर्थ में कोई भी लिख सकते हो। आपको अगर पूछा जाएगा तो फोर्थ, तो आपको फोर्थ में कैल्शियम ही लिखना है। अगर 13 पूछेंगे तो 13 में फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर या फिब्रिनेज यही लिखना है आपको। बिल्कुल ये सीक्वेंस में 13 फैक्टर्स याद करने हैं। हाँ, ये लेकिन यूज जो होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर में वो इस सीक्वेंस में नहीं होते। ये क्यों रखे गए इनका नाम इस सीक्वेंस में? जब जो प्रूव हुआ, सबसे पहले कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर डिस्कवर हुआ था? फिब्रिन, तो इसका नाम रख दिया फिब्रिनोजन। उसके बाद जो डिस्कवर हुआ वो है प्रोथ्रोम्बिन। उसके बाद जो हुआ थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये ठीक है। फोर्थ इज कैल्शियम, फिफ्थ इज लेबाइल फैक्टर, बट सिक्स्थ जो था वो फैक्टर नहीं था, ठीक है, इसीलिए वो इन्वॉल्व नहीं है। 6 कोई फैक्टर नहीं था। प्रेजेंस हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड। 6 फैक्टर पहले प्रूव हुआ था बट बाद में पता चला उनको कि ये तो कोई क्लॉटिंग फैक्टर है ही नहीं, इसीलिए 6 हटा दिया। 7th इज स्टेबल फैक्टर, 8th इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, 9th इज क्रिस्टमोट फैक्टर, 10th is Stewart power factor, 11th is plasma thromboplastin antecedent factor, 12th is Hagman factor and 13th is fibrin stabilizing factor। ठीक है, तो आप कहोगे कि ये तो 12 ही हुए, 12 नहीं हुए, ये 13 ही हैं। कितने हैं ये टोटल? 13 है। 6 वाला जो है वो फैक्टर नहीं था, पर टोटल 13 ही है। 6 एब्सेंस है, तो ऐसा नहीं कि 6 आप ये जैसे ये 6 वाला कैंसिल हो गया, तो ऐसा नहीं है कि 6 हम नाम इसको 6 दे दें। ये 7 ही है, ये 5th ही है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना है। 1 2 4 5 6 नहीं है, 7 8 9 10 11 12 13 जो जिसका नाम है उसको उसी नाम पर रखा है, उसी नंबर पर रखा हुआ है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। 6 वाला सिर्फ जो है वो प्रूव्ड नहीं है। तो ये समझ आ गए आपको फैक्टर्स? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो। अब स्टेजेस देखते हैं कि होता क्या है, कैसे ब्लड बनता है। तो ब्लड को क्लॉट होने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? अभी हमने देखा था जब एंडोथेलियम, ये आपने देखा ना अभी, सॉरी, एंडोथेलियम डैमेज हुई। ध्यान से सुनना ये वाली बात, एंडोथेलियम डैमेज हुई, यहाँ से ब्लड निकलने लगा। तो ब्लड निकलना जो रहा है एंडोथेलियम से, जो ब्लड निकल रहा है उसको रोकने के लिए क्या ज़रूरत है? हमें सबसे पहले क्या चाहिए? फिब्रिन। क्या चाहिए हमें? फिब्रिन, ठीक है, फिब्रिन। तो फिब्रिन तो ब्लड में होता ही नहीं है, तो फिब्रिन कैसे आएगा? फिब्रिन तो ब्लड में है ही नहीं ना, क्योंकि फिब्रिन तो ब्लड को क्लॉट बना रहा था, फिब्रिन तो ब्लड में प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिब्रिन कहाँ से आएगा? तो ये लास्ट क्लास में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ब्लड में फिब्रिनोजन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है?
फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन जो है ये सॉल्यूबल है, फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, फिब्रिन में, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए वाली बात, फिब्रिनोजन ही है जो फिब्रिन में कन्वर्ट होता है और फिब्रिन जो है वो ब्लड की क्लॉटिंग करवाता है। अब बात ये है कि फिब्रिनोजन किस कंडीशन में फिब्रिन में कन्वर्ट हो रहा है, फिब्रिनोजन कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन के कारण। किसके कारण? थ्रोम्बिन। जब थ्रोम्बिन होगा तो फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन थ्रोम्बिन कहाँ से आया? हमारे थ्रोम्बिन आता है प्रोथ्रोम्बिन से। जो प्रोथ्रोम्बिन है वो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसके थ्रू? प्रोथ्रोम्बिनेज के कारण जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है और थ्रोम्बिन क्या करता है? फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। अब बात ये है कि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता कैसे है? जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कब होता है? जब होता है जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट, जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाता है, जब प्रोथ्रोम्बिन, तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है उसको जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर मिलता है तब। अब वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कैसे मिलता है? ठीक है, आगे स्टेप समझ में। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर मिला हमें, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जैसे ही मिलेगा वो क्या करेगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। फर्स्ट ये इंट्रिंसिक पाथवे से भी मिल सकता है और एक्सट्रिंसिक पाथवे से भी। जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर मिला, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। थ्रोम्बिन क्या करेगा? फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। फिब्रिन एक एक नेट लाइक स्ट्रक्चर है, एक नेट है, जाली है। जैसे ही ब्लड वेसल जहाँ इंजर्ड हुई है वहाँ ये जाली बनी, वैसे ही सारे ब्लड वेसल RBC, WBC सब जाके इसमें जो है फंस जाएंगे और प्लेटलेट्स भी इसमें जाके चिपक जाएंगे, क्योंकि प्लेटलेट्स की तो ये क्वालिटी होती है चिपकने वाली। तो सब जाके ऐसे ऐसे चिपक जाएंगे तो क्या होगा? ब्लड फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, डन। तो फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, अब बात ये है कि ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर आया कहाँ से? ठीक है, कहाँ से ये प्रोथ्रोम्बिन जो है वो एक्टिवेटर आया? उसके दो पाथवे हम पढ़ेंगे, इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। तो ये है हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ठीक है। क्या है ये? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना कैसे? ये टू टाइप से बना है, एक तो इंट्रिंसिक पाथवे से, दूसरा एक्सट्रिंसिक पाथवे से, ठीक है। ओके, तो क्या हुआ? जब चोट लगी, ब्लड वेसल्स डैमेज हुई, ठीक है, ये ब्लड वेसल है, जैसे ही ब्लड वेसल्स डैमेज हुई तो क्या होगा? वहाँ का टिश्यू डैमेज हुआ, एंडोथेलियम डैमेज हुई। तो जैसे ही टिश्यू डैमेज होगा तो क्या होगा? टिश्यू जैसे ही डैमेज हुआ तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? ग्लाइकोप्रोटीन को फॉस्फोलिपिड में कन्वर्ट कर देगा। तो फॉस्फोलिपिड रिलीज भी होते हैं, तो उससे क्या होता है? जो फैक्टर नंबर 10 होता है, कौन सा? फैक्टर नंबर 10 जो होता है वो फैक्टर नंबर 10 जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। फैक्टर नंबर 10 एक्टिवेट हो गया। अब इधर क्या होता है? इंट्रिंसिक में एंडोथेलियम डैमेज हुआ, ये ना, जैसे ही चोट लगी, इंजरी हुई, सबसे पहले क्या होगा? एंडोथेलियम डैमेज होगी। जैसे ही एंडोथेलियम डैमेज हो गई तो वहाँ से क्या एक्सपोज होंगे, क्या निकलेंगे वहाँ से? कोलेजन। अब जैसे ही कोलेजन निकले, जैसे ही चोट लगी, इंजरी हुई, एंडोथेलियम डैमेज हुआ, तो सबसे पहले क्या निकलेगा? कोलेजन, ठीक, सॉरी, कोलेजन निकलते हैं। तो ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि जैसे ही इंजरी हुई, ब्लड फ्लो हो रहा था, एंडोथेलियम डैमेज हुई, वहाँ से क्या निकलेंगे? कोलेजन। कोलेजन निकले, तो जैसे ही कोलेजन निकले तो एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स, जो इनएक्टिव फॉर्म में प्लेटलेट्स
ब्लड में पड़े थे, सो रहे थे, जैसे ही प्लेटलेट्स को पता चला कि कोलेजन आ गया है, तुरंत नाम सुनते ही उनकी नींद खुल जाती है, एकदम से उठ के बैठ जाते हैं कि कोलेजन आ गए, कोलेजन आ गए। तो कोलेजन एकदम से उठे, कोलेजन उठेंगे तो क्या होगा, क्या रिलीज करेंगे, वो फॉस्फोलिपिड। यहाँ भी क्या रिलीज कर रहे थे, ये टिश्यू जब डैमेज होता है तो क्या रिलीज करता है, वो फॉस्फोलिपिड। तो उसने क्या रिलीज किया, फॉस्फोलिपिड। जब फॉस्फोलिपिड रिलीज हो जाता है तो जो फैक्टर नंबर 10 है वो एक्टिवेट हो जाता है। फॉस्फोलिपिड की प्रेजेंट में जो फैक्टर नंबर 10 है वो एक्टिवेट हो गया। और दूसरा और क्या होता है, जब एंडोथेलियम डैमेज हुआ, एंडोथेलियम जब डैमेज होती है तो कैलिकैरिन और HMW किनोजन इनकी प्रेजेंट में फैक्टर नंबर 12, जो फैक्टर नंबर 12 है, इनकी प्रेजेंट में फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 12। ओके, जैसे ही एंडोथेलियम डैमेज हुआ तो कैलिकैरिन और HMW किनोजन की प्रेजेंस में फैक्टर 12, जो फैक्टर 12 है वो एक्टिवेटेड फैक्टर 12 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, फिर HMW किनोजन की प्रेजेंट में जो फैक्टर नंबर 11 है, कौन सा, फैक्टर नंबर 11 है, वो एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 11। ध्यान रखना इस बात को, पहले एंडोथेलियम डैमेज हुआ, तो सबसे पहले कौन सा फैक्टर एक्टिवेट हो रहा है, फैक्टर नंबर 12। फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट हुआ, फिर एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 12 ने फैक्टर नंबर 11 को एक्टिवेट कर दिया। अब जैसे ही फैक्टर नंबर 11 एक्टिवेट होगा तो कैल्शियम के प्रेजेंट के कारण, किसके कारण, कैल्शियम के कारण वो फैक्टर नंबर 9 को एक्टिवेट कर देगा। किसको एक्टिवेट किया उसने, फैक्टर नंबर 9 को। अब जैसे ही फैक्टर नंबर 9 एक्टिव होता है वो कैल्शियम के प्रेजेंट के कारण, किसके कारण, कैल्शियम के कारण एक्टिवेट कर देता है फैक्टर नंबर 10 को। और फैक्टर नंबर 10 ही बनाते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। क्या बनाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, यही था ना, बन गया प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करते हैं, फिर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, कौन, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कैसे बना, समझ आ गया ना, ठीक है। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। और फिब्रिन क्या है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर है। फिब्रिन क्या है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, RBC भी फंस जाएंगे इसमें, ठीक है, WBC भी फंस जाएंगी इसमें, RBC, WBC और प्लेटलेट चिपक जाएंगे इनमें। तो जब ये क्या होगा, जब सारी चीज़ें उस फिब्रिन में आके फंसेंगी तो वहाँ पर जो ब्लड था, ब्लड लूज हो रहा था, वो कैसा हो जाएगा, सेमी सॉलिड। कैसा बन जाएगा, सेमी सॉलिड मटेरियल बन जाएगा, सेमी सॉलिड फ्लूइड, ये सब्सटेंसेस, ठीक है, सेमी सॉलिड सब्सटेंस बन जाएगा। और ब्लड जो है उसको हम उसी को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये क्लियर है अच्छे से, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को। फिर से सुनिए, ब्लड को क्लॉट करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनने के दो वेज होते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में जैसे ही टिश्यू डैमेज होगा वहाँ से फॉस्फोलिपिड रिलीज होता है। फॉस्फोलिपिड क्या करता है, 10th फैक्टर को एक्टिवेट कर देता है। 10th फैक्टर ही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाते हैं। इधर इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, जैसे ही इसमें क्या हुआ, एंडोथेलियम डैमेज हो या कोलेजन एक्सपोज हुए, जैसे ही कोलेजन एक्सपोज होंगे प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाएंगे। प्लेटलेट एक्टिवेट होंगे जैसे ही
तो फॉस्फोलिपिड रिलीज होंगे। फॉस्फोलिपिड जैसे ही फॉस्फोलिपिड रिलीज हो उसने 10 फैक्टर को एक्टिवेट कर दिया, वो भी प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर बनाता है। दूसरा, एंडोथेलियम डैमेज होगी तो एंडोथेलियम जैसे ही डैमेज होगी वो कैलिकैरिन और HMW किनोजन की प्रेजेंट में जो फैक्टर नंबर 12 था जो कि इनएक्टिव फॉर्म में था, फैक्टर नंबर 12 ऑलवेज इनएक्टिव फॉर्म में रहता है जब तक टिश्यू डैमेज ना हो, एंडोथेलियम डैमेज ना हो। ये बॉडी में हमारे में ब्लड सर्कुलेशन में इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे ही उसको ये कंडीशन मिली तुरंत वो एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही वो फैक्टर नंबर 12 एक्टिव हुआ वो किसको एक्टिवेट कर देगा, फैक्टर नंबर 11 को। जैसे ही फैक्टर नंबर 11 एक्टिवेट हुआ वो किसको एक्टिवेट कर देगा, फैक्टर नंबर 9 को। जैसे ही फैक्टर नंबर 9 एक्टिव हुआ वो कर देगा किसको, 10 को। और फैक्टर नंबर 10 ही बनाते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया उसने, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगी और फिब्रिन ही लूज स्ट्रैंड्स ऑफ फिब्रिन अपने स्ट्रैंड्स बना लेगी, मतलब पतली पतली धारी बना लेगी जिसमें फिब्रिन टाइट ब्लड क्लॉट और वहाँ पे जाके एक ब्लड क्लॉट बन जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि क्लॉटिंग फैक्टर कैसे बनते हैं, कैसे यूज़ होते हैं। कौन फैक्टर अफेक्टिंग क्लॉटिंग, तो क्लॉटिंग में कौन कौन से फैक्टर्स यूज़ हुए हैं, कैल्शियम, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन और विटामिन के, ये फैक्टर्स हैं जो कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे में यूज़ हुए हैं ब्लड को क्लॉट करने में। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, इसमें समझ आ गया बहुत अच्छे से आई थिंक कि क्या होता है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। एक बार फिर से डेफिनेशन समझिए, द ब्लड इज शेड, मतलब जैसे ही ब्लड निकला इट लूजेज इज फ्लूडिटी इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट में वो अपनी फ्लूडिटी, मतलब जो पतला था लिक्विड फॉर्म में वो अपनी फ्लूडिटी को खो देता है एंड सेट्स इनटू अ सेमी सॉलिड जेली, और एक कैसा बन जाता है वो, एक जेली लाइक सब्सटेंसेस। दिस फिनोमिनन इज नोन एज कोएगुलेशन और क्लॉटिंग। इसको क्या बोलते हैं हम, कोएगुलेशन और क्लॉटिंग। The clot is formed by the network of fine fibrin threads in which cells are entangled and platelets are adhered to it. कैसे होता है ये, इसमें फिब्रिन बन जाती है और फिब्रिन में सारे सेल्स एंटेंगल हो जाते हैं, फंस जाते हैं और प्लेटलेट्स वहाँ आके चिपक जाती है और इसी को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। थैंक यू।